हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद यंगस्टर्स में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो चैप्टर 3 की जो पहले पार्ट 1 था उसमें देखा था, हमने आपके लिए जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो था नायलॉन। नायलॉन के बाद हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट है संश्लेषित रेशों के प्रकार में जो तीसरा पॉइंट है पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। क्या है? पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। संश्लेषित रेशे के प्रकार हमने पहले दो पढ़े थे, रेयान और नायलॉन। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। अगर आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की जो पार्ट 1 है, अगर उसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा सकूं। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में जानेंगे। तो गाइस, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिखे हैं और मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा और आपके लिए बताऊंगा। तो गाइस, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। जब इसको हम इस कपड़े को पहनते हैं, धुलने के बाद जब पहनते हैं तो इस कपड़े पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, यानी इसको प्रेस की आवश्यकता नहीं होती है और ये धुलने में आसानी होती है, यानी इसको धोने में आसानी होती है, आसानी से धुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो हमारा अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वो है पेट। PET। पेट क्या है? पेट की जो फुल फॉर्म वो मैंने लिखी है पॉलीएथिलीन टारथेलेट। क्या है? पॉलीएथिलीन टारथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसे सभी लोग जानते हैं, इसका क्या है, क्या उपयोग है, क्या नहीं है, और इसके नाम को भी सब जानते हैं। PET पॉलीएथिलीन टारथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। यह एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है, इसे देश विदेशों आदि में जाना जाता है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इसका उपयोग, जो इसका यूज किया जाता है पॉलीएथिलीन टारथेलेट का जो यूज किया जाता है वो है बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों में यूज किया जाता है, यानी इसको उसमें यूज किया जाता है। जो इसकी जो इसका यूज किया जाता है वो है बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य जो बहुत उपयोगी उत्पाद होते हैं उनमें यूज किया जाता है। जो हमारा अगला बिंदु है वो है पॉलिएस्टर। पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रासायनिक है जो एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। यानी पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, यानी रासायनिक पदार्थ है जो कि एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है वो है निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से जाने जाते हैं। यानी जो पॉलिएस्टर एवं एक्रेलिक, जो पॉलिएस्टर से बने कपड़े होते हैं ना, वो पॉलीकॉट, पॉलीवूल या टेरिकोट के आदि के नाम से जाने जाते हैं। क्या क्या है? पॉलीकॉट, पॉलीवूल या टेरिकोट आदि के नाम से जाने जाते हैं, बेचे जाते हैं। जो हमारा अगला बिंदु है वो है पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। जो पॉलीकॉट और पॉलिएस्टर है ना, वो कपास का मिश्रण है। जो अगला बिंदु हमारा वो है पॉलीवूल, पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ऊन का मिश्रण है। पॉलीवूल, पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो गाइस, मैं इन पॉइंटों को आपको दोबारा से रिवाइज करता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। जो हमारा पहला बिंदु था वो था आसानी से सिलवटें। जब हम कपड़े को धुलने के पश्चात पहनते हैं तो उस पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती और उसे आसानी से हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट था हमारा, धुलने में आसानी होती है, जिसको धोने में सरलता पूर्वक से धुल जाता है। जो हमारा अगला पॉइंट था वो था पेट। पॉलीएथिलीन टारथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। जो पॉलीएथिलीन टारथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसको सभी लोग जानते हैं, देश विदेशों में भी इसका यूज किया जाता है। जो हमारा जो अगला बिंदु है, इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य वस्तु उपयोगी पदार्थ को उत्पादों को बनाने में किया जाता है। और जो हमारा अगला बिंदु था पॉलिएस्टर वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है जो एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। जो हमारा अगला बिंदु है वो है निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जो इससे निर्मित कपड़े होते हैं वो पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकोट आदि के नाम से बेचे जाते हैं। जो हमारा अगला बिंदु है वो है पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। जो पॉलीकॉट और पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है, और जो पॉलीवूल, पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है, जो कि ऊन का मिश्रण होता है। देखें, उन पॉइंटों को हम पढ़ेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, वही पॉलिएस्टर एवं एक्रेलिक में जो पॉइंट है उनको पढ़ेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते कि जो प्राकृतिक ऊन होता है ना, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसलिए कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते।
जो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, यानी कि वे सेम ऊन जैसे दिखाई देते हैं। यानी जो एक्रेलिक से बने होते हैं ना, जो एक्रेलिक से बने कपड़े होते हैं आदि वस्तुएं होती हैं, वे प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, केवल वह ऊन के समान दिखाई देते हैं। संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो संश्लेषित यानी मानव निर्मित रेशे द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी कि देखो इसमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन जान चुके हैं। वे ऊन के सदृश से दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? सदृश, जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ऊन जैसे दिखाई देते हैं। और संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाए जो क्या कहलाते हैं? एक्रेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्रेलिक कहलाते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई? एक्रेलिक की परिभाषा हो गई। ये एक्रेलिक की डेफिनेशन हो गई। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इसमें से बने वस्तु जो प्राकृतिक ऊन से बने नहीं होते, लेकिन वे प्राकृतिक ऊन के समान दिखाई देते हैं, और जो संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं यानी मानव निर्मित रेशे से तैयार किए जाते हैं, वो एक्रेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्रेलिक कहलाते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है हम वो पढ़ेंगे। प्राकृतिक ऊन महंगी, जबकि एक्रेलिक से बने वस्तुएं सस्ती होती हैं। जो प्राकृतिक, मैंने जैसा कि आपके लिए बताया था, जो प्राकृतिक ऊन होती है ना, वो महंगी होती है, तो उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, यानी हर कोई खरीद नहीं पाता है। लेकिन जो एक्रेलिक से बनी वस्तुएं होती हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको आसानी से लोग खरीद सकते हैं, यानी उनको वो सस्ती होती है। यानी कि जो प्राकृतिक ऊन होता है उनकी अपेक्षाकृत सस्ती होती है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा लोकप्रिय होते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं, वो संश्लेषित रेशे होते हैं ना, जो प्राकृतिक रेशे से अधिक टिकाऊ होते हैं, वे अधिक टिकाऊ होते हैं, यानी कि वे अधिक चलते हैं, यानी कई लंबे समय तक चलते हैं। प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा लोकप्रिय है। जो प्राकृतिक रेशा है ना, उनसे अधिक लोकप्रिय है। यानी कि आजकल जो संश्लेषित रेशे से चली वस्तुओं का प्रचलन हो रहा है, यानी कि उनका यूज किया जा रहा है। जो प्राकृतिक रेशे होना, वे बहुत महंगे होते हैं, यानी कि कोई, मैंने आपके लिए पहले ही बताया था, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए संश्लेषित रेशे का प्रचलन अधिक है और वे अधिक टिकाऊ होते हैं, वे ज़्यादा समय तक चलते हैं। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी कि जो सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम के कच्चे माल हैं, जो कच्चे माल होता है, जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेट्रो रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेट्रो रसायन। तो गाइस मैं आपके लिए एक बात बताता हूँ, जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना, उनका प्रचलन तो चलो ठीक है, यानी कि अधिक है, उनका यूज भी किया जाता है, लेकिन आपके लिए इसके कुछ हानिकारक गुण भी हैं। अगर आपको पता है कि संश्लेषित रेशे होते हैं ना, अधिक यानी गर्म होने पर पिघल जाते हैं, और वह जब किसी व्यक्ति द्वारा, जब वह संश्लेषित रेशे द्वारा बना वस्तु पहना जाता है या स्वेटर आदि पहने जाते हैं, अगर बाय द वे कहीं पे आग लग जाए या दुर्घटना हो जाए, तो वह पिघलते हैं ना, तो वह व्यक्ति के बॉडी से यानी शरीर से चिपक जाते हैं। तो शरीर से चिपक जाते हैं तो वे आपदाजनक होते हैं। इसलिए इनका उपयोग रसायन विज्ञान की जो लैबें होती है उनमें यूज नहीं किया जाता है, ना ही रसोई घरों में यूज किया जाता है, क्योंकि ये अधिक गर्म होने पर पिघल जाते हैं और ये आपदाजनक होते हैं, यानी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो गाइस इनका आपको रासायनिक लैब एवं रसोई आदियों में जो गर्म स्थान है जो जहाँ पर इनकी पिघलने की संभावना अधिक होती है, वहाँ पर हमको ये पहनने नहीं चाहिए, इनका यूज नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं इन पॉइंटों को आपको दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि आपके लिए मैं बताता हूँ, ताकि अच्छी तरह से आपके लिए समझ में आ जाए। तो मैंने जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था, इसमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यानी प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, लेकिन उनके जैसे दिखाई देते हैं, जो कि मानव निर्मित रेशों द्वारा तैयार किए जाते हैं, वे एक्रेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्रेलिक कहलाते हैं। जो हमारा अगला बिंदु था वो था प्राकृतिक ऊन महंगी होती है, जबकि और एक्रेलिक सस्ती होती है, प्राकृतिक ऊन की अपेक्षा सस्ती होती है। ये इनमें डिफरेंस हो गया। और जो हमारा अगला पॉइंट था वो संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा, और वह लोकप्रिय भी अधिक होते हैं, उनको लोकप्रिय उनका यूज भी ज़्यादा करता है। और सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, यानी इसके क्या क्या गुणधर्म हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, बट आपको संश्लेषित रेशों के जो गुणधर्म है आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट शब्दों में लिखे हैं, मैं उनके बारे में आपको आसानी से समझा दूंगा। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने इन बिंदुओं की तरफ। जो हमारा पहला बिंदु है, ये शीघ्र सूखते हैं, यानी कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना, तो वह प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक जल्दी सूख जाते हैं।
वह अधिक जल्दी सूख जाते हैं। तो गाइस आपके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि आप दो टुकड़े लीजिए, एक संश्लेषित रेशे का और एक प्राकृतिक एक्रेलिक का, या संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे का लीजिए। तो गाइस आप उसको भिगोइए, पानी में भिगोइए। 5 मिनट भिगोने के बाद उसे आप कुछ टाइम के लिए धूप में सुखा दीजिए ताकि वह सूखने के लिए रखे। लेकिन आप कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि जो संश्लेषित रेशा है वह प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा अधिक जल्दी सूख जाएगा। जो संश्लेषित रेशा है वो प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा अधिक सूख जाएगा। तो यह इसमें जो बताया गया है संश्लेषित रेशे गुणधर्म में ये है, पहला ये शीघ्र सूखते हैं, ये जल्दी सूखते हैं, ये अधिक चलाऊ होते हैं, इनको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। जो हमारा अगला बिंदु है वो ये कम महंगे होते हैं, यानी जो प्राकृतिक रेशे है ना उनकी अपेक्षा यह कम महंगे होते हैं, यानी इनकी कीमत कम होती है। जो हमारा अगला बिंदु है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ये कहीं भी मिल जाते हैं आसानी से, आपके लिए आसानी से मिल जाएंगे, यानी कहीं बाजार में, मार्केट में, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो हमारा अगला बिंदु है वो है रख रखाव में सुविधाजनक आदि, यानी इनको रखने में जो उनका रख रखाव होता है ना, इनको यूज करने में सुविधाजनक होता है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो लिखे हैं, मैं इनको आपको इनके बारे में बताता हूँ। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यह संश्लेषित रेशे की तरह ही प्लास्टिक भी बहुलक है। तो गाइस इस लाइन से आपको पता चल रहा होगा, ये संश्लेषित रेशे की तरह, आप पहले पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को। यह संश्लेषित रेशे की तरह ही प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है, पॉलीमर है। क्या है, एक बहुलक है। जो छोटी छोटी इकाई मिलकर, जो छोटी छोटी इकाई मिलकर, देखिए इधर, छोटी इकाई, छोटी इकाई, छोटी इकाई, छोटी इकाई, छोटी छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो ये जो भी प्लास्टिक है ना वो भी एक बहुलक है। क्या है, बहुलक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। गाइस आप हमेशा याद रखना, जो प्लास्टिक होता है इसमें जो प्लास्टिकों में जो इकाइयों की व्यवस्था होती है वो एक जैसी नहीं होती, सभी में उसमें अलग अलग होती है। जो हमारा अगला बिंदु है वो है रेखीय। जो अपनी व्यवस्था होती है, जो इकाइयों की व्यवस्था होती है वो है रेखीय। जो रेखीय के लिए मैंने उदाहरण देख रखा है, जो एक एक रेखा के रूप में है। रेखा के रूप में जो छोटी छोटी इकाई है वो एक रेखा के रूप में व्यवस्थित है। और जो है तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध जो है वो देखिए, एक ये रही, एक रही, एक ये है, एक ये है, तो ये मिलकर ही प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का निर्माण कर रहे हैं। तो गाइस मैं इन पॉइंटों को आपके लिए दोबारा से रिवाइज करता हूं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो गाइस हमारा ये पहला जो हमारा टॉपिक था संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, जैसा कि मैंने आपके लिए पहले बताया, ये शीघ्र सूखते हैं, यानी कि यह सुविधाजनक होते हैं, ये अधिक चलाऊ होते हैं, काफी लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। जो आगे है ये कम महंगे होते हैं। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनकी अपेक्षा ये कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इनका रखरखाव सुविधाजनक है। जो हमारा अगला पॉइंट था, जो अगला टॉपिक था वो था प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, इसके बारे में मैंने 3 बिंदुओं में आपके लिए बताया था और आगे भी बताऊंगा, मैं बिंदु को उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस मैंने ये बिंदु बताया था, ये संश्लेषित रेशे, जो संश्लेषित रेशे है, जो कृत्रिम यानी मानव निर्मित रेशे होते हैं, उन्हीं की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जो छोटी छोटी इकाई मिलकर बड़ी एकल इकाई का निर्माण कराते हैं वो बहुलक कहलाते हैं, उसी प्रकार प्लास्टिक भी है। तो भाई हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। जो इनकी इकाइयों की व्यवस्था होती है, जिस क्रम में लगे होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते। किसी में रेखीय होता है, किसी में क्रमबद्ध होता है या तिर्यकबद्ध होता है, जिसके लिए मैंने आपके लिए उदाहरण लिखे हैं, ये रहे। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अगले इनके पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन। क्या, पॉलीथीन, अपन पॉलीथीन बोल तो लेते हैं मगर इसका जो अर्थ होता है पॉली प्लस एथीन, एक प्लास्टिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्लास्टिक का उदाहरण है। आप जो दैनिक दिनचर्या में यूज करते हो, पॉलीथीन का यूज करते हो, वो प्लास्टिक का ही उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, वो है ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। यानी कि तो गाइस आप जानते होंगे कि प्लास्टिक तो आपके आसपास घर में आदि दिनचर्या में आप देखते होंगे, यानी प्लास्टिक का डस्टबिन आदि, प्लास्टिक का मार्कर भी है ये, और प्लास्टिक का बोर्ड भी है, आदि का यूज किया जाता है। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, प्लास्टिक को आसानी से अधिक ताप देने पर वह विकृत हो जाता है और मोड़ने पर वह आसानी से टूट जाता है।
लेकिन इनको रीयूज़ किया जाता है, यानी पुनः चक्रण में इनका यूज़ किया जा सकता है। तो इनको आदि को प्लास्टिक की चादरों में, अन्य खिलौनों में आदि में परिवर्तित किया जाता है। तो गाइस इसमें जो दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक थर्मोसेटिंग होती है और एक थर्मोप्लास्टिक होती है। जो थर्मोप्लास्टिक होती है ऊष्मा देने पर विकृत हो जाती है, एक ऊष्मा देने पर विकृत हो जाती है और आसानी से मुड़ जाती है, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। और कुछ ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिनको ऊष्मा देने पर विकृत नहीं होती एवं मुड़ने पर आसानी से टूट जाती हैं, वो कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो गाइस हम इनकी परिभाषा जानेंगे, इनके उदाहरण, इनका यूज़ किस में किया जाता है, उनके बारे में अपन जानेंगे। तो गाइस हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, वो है ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है और आसानी से मुड़ जाता है और उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, वो क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो गाइस आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। तो गाइस इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है और आसानी से मुड़ भी जाता है, तो ये कहलाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। आपने पॉलीथीन देखी होगी, अगर पॉलीथीन को अपन पिघलाएं तो आसानी से सिकुड़ जाती है और आसानी से मुड़ भी जाती है, तो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। और इसके जो उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइन क्लोराइड। क्या होती है? पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइन क्लोराइड। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इसका उपयोग, जो प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, उसका यूज किस किस में किया जाता है? तो पहले है खिलौने, इनका यूज खिलौनों में किया जाता है, कंघियों एवं कंगों में किया जाता है इनका यूज। जो अपने बाल काटने के लिए कंघों का यूज करते हैं ना, उनमें किया जाता है, वो होती है थर्मोप्लास्टिक। क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक, जिसको ऊष्मा देने पर आसानी से विकृत हो जाती है और आसानी से मोड़ा जा सकता है, वो क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जो हमारा अगला बिंदु है वो है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए, यानी कि एक बार किसी भी सांचे में डाल दिया जाए तो ऊष्मा देने पर नरम नहीं किया जा सकता। उसे गर्म करने पर, यानी कि पिघलाने, उसमें ऊष्मा अधिक देने पर नरम नहीं किया जा सकता, वह कठोर ही होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। वो थर्मोसेटिंग जो ऊष्मा देने पर नरम नहीं किया जा सकता। गाइस मैंने अंडरलाइन की है, जो बात ध्यान रखना, जो ऊष्मा देने पर नरम नहीं किया जा सकता और जो एक बार सांचे में डालने के बाद पुनः उस सांचे में नहीं आ सकता, यानी दूसरे सांचे में नहीं डाला जा सकता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो है बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, बेकेलाइट के क्या यूज है। और दूसरा है मेलावाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो गाइस इन पॉइंटों को मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। पॉलीथीन, ये एक प्लास्टिक का उदाहरण है। इसको पॉलीथीन, इसको अलग अलग करके बोलते हैं पॉली प्लस एथीन। क्या बोलते हैं? पॉली प्लस एथीन। जो अपना मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपके लिए, ये 2 पॉइंट वो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एवं थर्मोप्लास्टिक में अंतर बताइए, इनकी डेफिनेशन बताइए और इनके क्या क्या यूज है इनके बारे में बताइए, इनके उदाहरण भी बताइए। ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो आप कृपया प्लीज इसको याद कर लीजिए। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता और आसानी से मोड़ा जा सकता, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जो हमारा इसके उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और इसका उपयोग क्या है? खिलौना, कंघियों आदि में किया जाता है। जो अपना अगला पॉइंट था वो था कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डालने के पश्चात ऊष्मा देने पर नरम नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? नरम नहीं किया जा सकता, आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। इसके उदाहरण है बेकेलाइट, मेलावाइन। चलो प्लास्टिक की जो कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है उनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में अपन जानेंगे क्या है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट के बारे में अपन जानेंगे। तो गाइस हम पढ़ते हैं बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। किसका होता है? बेकेलाइट है ना, जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि में यूज किया जाता है। आपने अपने घरों में देखे होंगे जो लाइट के स्विच होते हैं एवं जो लाइट के, पंखे के आदियों के स्विच होते हैं, वो किसके होते हैं? वो बेकेलाइट के बने होते हैं, जो कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं।
जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उनमें यूज़ किया था, उनमें स्विच होते हैं उनमें यूज़ किया था, क्योंकि वह विद्युत के कुचालक होते हैं। जो हमारा है बर्तनों के हत्थे, आपने फ्राई पैन देखा होगा, उनमें उनका जो हत्था होता है वो भी किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक होता है। जो अपना अगला पॉइंट है वो है मेलावाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। जो मेलावाइन है ना, उनको कई चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। यह आग का प्रतिरोध करता है। क्या करता है? यह आग का प्रतिरोध करता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहन करने की अधिक क्षमता होती है। यह आग का प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिकों की अपेक्षा इसमें ऊष्मा सहन करने की अधिक क्षमता होती है। इसमें अधिक क्षमता होती है, यानी कि अन्य जो प्लास्टिक होते हैं उनसे अधिक क्षमता होती है ऊष्मा सहन करने की, और यह आग का प्रतिरोध करता है। और इसके जो उदाहरण है, फर्श की टाइलें बनाने में, रसोइयों के बर्तन और कपड़े बनाने में जो आग का प्रतिरोध करते हैं, जो आग का प्रतिरोध करने वाले कपड़े होते हैं, उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो गाइस ये 2 पॉइंट ये इनके बारे में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बेकेलाइट के बारे में बताइए, मेलावाइन के बारे में बताइए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एवं थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताइए, एवं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो उदाहरण है बेकेलाइट एवं मेलावाइन, उनके बारे में बताइए, उनके क्या यूज है और यह क्या है। तो गाइस मैंने आपके लिए, जैसा कि आपके लिए बताया, मैं आपको इसका दोबारा रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो गाइस जो बेकेलाइट है ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, और ये बिजली के स्विच, जो बिजली के अपन स्विच यूज करते हैं ना घरों में, उनमें यूज किया जाता है। और बर्तनों के जो हत्थे होते हैं, फ्राई पैन, चाय बनाने का जो फ्राईदान होता है, आदियों में यूज किया जाता है, वो बर्तनों के हत्थे में बेकेलाइट का ही यूज किया जाता है। जो अपना है अगला पॉइंट है वो है मेलावाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। मेलावाइन को कई चीजों में भी यूज किया जाता है। यह एक आग का प्रतिरोध करता है, यह आग का प्रतिरोध करता है। ये याद रखना, यह किसका? विद्युत का कुचालक है, और ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। यह आग का प्रतिरोध करता है। यह अन्य प्लास्टिकों की अपेक्षा अधिक सहन, और जो ऊष्मा सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ये क्या है? मेलावाइन। इसके लिए उदाहरण है टाइल की फर्शें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के लिए जो आग से प्रतिरोध करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यही चैप्टर है, अगले वीडियो में इसका जो चैप्टर है वो एंड है। तो गाइस आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमारी पार्ट 1 जो चैप्टर 3 की पार्ट 1 है वो आ चुका है, आपने वो देखा नहीं हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक जाकर देखें। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के भी हैं वीडियोस, आप जाकर देखें। कृष्णा सर की वीडियोस रेगुलर अपलोड हो रही हैं, और इंग्लिश की जो मीनिंग बता रहे हैं आप उनको याद करें ताकि आपको अच्छा रहे। तो गाइस बाय, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो